आज हम प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस कार्य के लिए कर्मचारी की भर्ती की गई है उसके लिए उन्हें समुचित प्रशिक्षण के द्वारा कार्य की प्रवीणता, विधि और समस्याओं के संबंध में परिचित कराना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता न केवल राष्ट्रीय स्तर पर होती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी आवश्यकता संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में महसूस की, जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र लोक प्रशासन स्थापित करने का सुझाव दिया गया। लेकिन फिर भी प्रोफेसर निग्रो के अनुसार आज भी कार्मिक वर्ग प्रशासन के क्षेत्रों में से प्रशिक्षण का क्षेत्र अविकसित ही समझा जाता है। इस क्षेत्र में अभी काफ़ी कुछ करना शेष है। प्रशिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, आरंभ में सरकारी कार्य को इतना विशिष्ट और तकनीकी प्रकृति का नहीं माना गया था। इसी कारण सरकारी सेवकों के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत अधिक महसूस नहीं की गई। परंतु अब बदली हुई परिस्थितियों में प्रशिक्षण एक नितांत आवश्यकता बन गया है। यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि शिक्षण और प्रशिक्षण दो अलग अलग बातें हैं। वैसे दोनों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन शिक्षा जहाँ उदार, सामान्य एवं विस्तृत क्षेत्र लिए हुए सिद्धांतों पर आधारित होती है, वहीं प्रशिक्षण का क्षेत्र संकुचित लेकिन व्यवहारिक व विशिष्ट होता है। शिक्षा जहाँ मानव के समूचे व्यक्तित्व को सजाने और संवारने की विधा है, वहीं प्रशिक्षण किसी विशेष व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष कौशल या योग्यता में वृद्धि करता है। डॉक्टर MP शर्मा के अनुसार शिक्षा सर्वतोन्मुखी और सैद्धांतिक होती है, वहीं प्रशिक्षण अपेक्षाकृत व्यवहारिक होता है। प्रशिक्षण का आम आदमी के लिए यह अर्थ है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्य के लिए तैयार किया जाता है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि कर्मचारी की कुशलता, शक्ति, दृष्टिकोण, बुद्धि व निष्ठा में अभिवृद्धि कर एक निश्चित दिशा में संपूर्ण तैयारी के साथ तैयार किया जाए। उसे हम प्रशिक्षण कह सकते हैं। VG टोपरे के अनुसार प्रशिक्षण सेवकों की कुशलता, आदतें, ज्ञान व दृष्टिकोण विकसित करने की कला है, जिससे उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों को वहन करने की क्षमता को प्रभावशाली बनाया जा सके, साथ ही उन्हें भावी चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। मेंडल के अनुसार प्रशिक्षण का अर्थ है कार्य के लिए अभिविनीकरण, वर्तमान के लिए ज्ञान व कुशलता का विकास एवं बाह्य दायित्वों के लिए तैयारी। EJ टिकनर के अनुसार प्रशिक्षण का अर्थ है व्यक्ति को कार्य का तरीका सिखाना या उसे पद के अनुकूल बनाना। प्रशिक्षण और शिक्षण के बीच आधारभूत अंतर है। शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति को ज्ञान देना, इसमें चरित्र, आदतों, शारीरिक व बौद्धिक क्षमता का निर्माण किया जाता है। टोरपे ने कहा है कि औपचारिक प्रशिक्षण द्वारा संपन्न होने वाले कार्य में व्यक्तिगत अक्षमता के कारण पैदा होने वाली दुर्घटनाओं, व्यर्थ के कार्यों, अकुशलता, गलतियों, बढ़ती हुई उदासीनता, शिकायत और असंतोष को रोका जा सकता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य, कर्मचारी की कार्यकुशलता और उसके दृष्टिकोण को विस्तृत बनाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। कर्मचारी में स्वतंत्र निर्णय, आत्मनिर्भरता, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, प्रवीणता, कुशलता, संगठन के उद्देश्य व कार्य करने के ढंग आदि की योग्यता उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण नितांत आवश्यक है। पग पग पर अगर कर्मचारी अनुदेशों और हिदायतों पर ही निर्भर रहता है तो संगठन के उद्देश्य कभी भी सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं किए जा सकते। प्रशिक्षण उन्हें तकनीकी ज्ञान जो उन्हें कार्य से संबंधित है देने में सहायक होता है। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त समिति ने ब्रिटिश चांसलर ऑफ एक्सेसर को दी गई रिपोर्ट में प्रशिक्षण के 5 उद्देश्य बताए। पहला, प्रशिक्षण के द्वारा ऐसे लोक कर्मचारियों को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए जिनकी कार्य निष्पादन की यथार्थता एवं शुद्धता को सत्य रूप में स्वीकार किया जा सके। दूसरा,
कर्मचारी अपने को परिवर्तित परिस्थितियों में ढाल सकें। तीसरा, कर्मचारी यंत्रवत कार्य न करें और अपने संगठन के उद्देश्यों, कार्यों व कार्यविधि को समझ सकें। व्यावसायिक प्रशिक्षण अमुक कार्य को कुशलता से संपन्न कर सके केवल इसी उद्देश्य से नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि यह अन्य उच्चतर उत्तरदायित्वों को निभाने की क्षमता उत्पन्न करने का माध्यम भी होना चाहिए। नैतिक प्रकृति के कार्य अनुपर्क्षणीय होते हुए भी कर्मचारियों के मनोबल को बनाए रखने की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के प्रकार: औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रशिक्षण, फॉर्मल तथा इनफॉर्मल ट्रेनिंग। कर्मचारी को अधिकारियों द्वारा समय समय पर उपदेश आदि दिए जाते हैं, उसे औपचारिक प्रशिक्षण कह सकते हैं। इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रशासकीय संस्थानों या स्कूलों में दिया जाता है। कर्मचारी को विभाग की कार्यप्रणाली, प्रकृति तथा आचार संहिता आदि के बारे में अनुदेशों के जरिए प्रशिक्षण मिलता रहता है, लेकिन यह प्रशिक्षण तभी पूर्ण होता है जब कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से फाइलों, कागजातों तथा अधिकारियों के संपर्क में आता है, तभी उसे अनौपचारिक प्रशिक्षण मिलता है। वास्तव में कार्य को संपन्न करते समय कर्मचारी पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण संगठन के कार्यों को समझने के लिए समय समय पर कर्मचारियों को एक शाखा से दूसरी शाखा में कार्य करने के लिए बदलते रहना चाहिए। अनौपचारिक प्रशिक्षण भी तभी सफल होता है जबकि पर्यवेक्षक अधिकारी कर्मचारी के प्रशिक्षण में रुचि ले। समय समय पर कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य की सराहना, आलोचना, सुझाव आदि पर अधिकारी को प्रकाश डालते रहना चाहिए। अनौपचारिक रूप से चाय पार्टी आदि पर अधिकारी और कर्मचारियों में समस्याओं पर विचार विमर्श होना चाहिए, ताकि अनुभवी अधिकारी के व्यक्तित्व का प्रभाव उस कर्मचारी पर पड़ सके। अतः अनौपचारिक प्रशिक्षण सफल हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि अधिकारी व अन्य अनुभवी कर्मचारी नए कर्मचारियों के कार्य में रुचि प्रदर्शित करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि अधिकारी उस नए कर्मचारी का कार्य स्वयं ही कर डाले, बल्कि कार्य किस प्रकार किया जा सकता है इस पर समय समय पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण की दृष्टि से पर्यावरण को अच्छा रखना जरूरी है। इसके लिए उच्च अधिकारियों को व्यवहार आदर्श होना चाहिए, ताकि संपर्क में आने वाले कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें। लेकिन इस औपचारिक प्रशिक्षण का महत्व कम नहीं होता। औपचारिक प्रशिक्षण 3 प्रकार का होता है। पहला, पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण कर्मचारी को लोक सेवा में प्रवेश की प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करता है। इससे उसे उस कार्य के बारे में जानकारी मिलती है जो कि उसे कार्यालय में करना पड़ेगा, जिसका भार वह अपने कंधों पर लेगा। प्राय स्कूलों और कॉलेजों की व्यावसायिक शिक्षा इसी प्रकार का प्रशिक्षण है। भारत में इस प्रशिक्षण को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। हालांकि 1960 में राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया था कि राजस्थान विश्वविद्यालय के सहयोग से जो सचिवालय व व्यावसायिक प्रशिक्षण डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें उस प्रत्याशी को 65% अंक प्राप्त होंगे, तो उसे सीधा ही उच्च लिपिक बना दिया जाएगा। यह एक पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण का सुंदर उदाहरण है। दूसरा, अभिनवीकरण प्रशिक्षण। इस प्रकार के प्रशिक्षण का उद्देश्य नियुक्त किए गए कर्मचारी को उसके कार्य संबंधी ज्ञान, कार्य करने की नई परिस्थितियां और वातावरण, नए संगठन और उसके उद्देश्यों से भली भांति परिचित कराना है। भारत में इस प्रकार का प्रशिक्षण सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसी कारण सामुदायिक विकास में अध्ययन व अन्वेषण के लिए एक केंद्रीय संस्थान स्थापित किया गया है। राजस्थान में भी अधिकारियों के लिए अभिनवीनीकरण संस्थान उदयपुर में स्थापित किया गया है। इसका लक्ष्य कर्मचारियों को कार्य का ज्ञान देना, उसे उसके पर्यावरण, कानून, भावना आदि से परिचित कराकर उसके दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। यह प्रशिक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर सरकारों को अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। तीसरा, सेवाकालीन प्रशिक्षण।
सेवा में कार्य करने वाले कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण कार्य के श्रेष्ठतर निष्पादन, नई नई तकनीकें सीखने, पदोन्नति में सहायक होने, नए उत्तरदायित्व संभालने आदि के उद्देश्य से दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के साथ नवीनीकरण पाठ्यक्रम भी अपनाए जाते हैं जो अल्पकाल में समाप्त हो जाते हैं और संपूर्ण सेवा तक विस्तृत होते हैं। नियुक्ति के समय सीखी हुई तकनीक कुछ समय बाद पुरानी पड़ जाती हैं, अतः कर्मचारी को सेवा काल में समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। थैंक यू।